Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hasan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? नादिया खान बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत अच्छी जी। बस मैं क्या करूं, जब इंडिया की खबरें देखती हूँ उनकी मीडिया की ना, तो ऐसी ग्लो सी चेहरे पे आ जाती है। कैसे घुटने टेक दिए उनकी मीडिया ने, अजीब अजीब अब तो बातें कर रहे हैं, अब तो वाकई पगला गए हैं। अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि हमें तो बायकॉट ही कर देना चाहिए। क्रिकेट वाली आप बात करिए, क्रिकेट वाली बात पे मैं कह रही हूँ कि देखो, कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब इनके कितने बुरे हालात है, इतना इनको लॉस हो रहा है, तो जी ब्रॉडकास्टर्स को इतना लॉस है, मैच नहीं चलेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, ये हुआ वो हुआ, बायकॉट कर दो। खुद होस्ट हैं तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। इंडिया कह रहे हैं क्या, मतलब वो कह रहे हैं कि इंडिया को बायकॉट करना चाहिए फ्रॉम द वर्ल्ड कप व्हेन दे आर द होस्ट। और वो ये अब कह रहे हैं, वो याद करो ना वो वक्त जब हम एशिया कप आपने हमारा खराब किया करने की कोशिश की थी। तो ये होता है ना, बिल्कुल जी, सियासत है और goes around comes around वाली बात है। मतलब ये लोग करते हैं तो वो सियासत उस वक्त काउंट ही नहीं होती कि जी कोई स्पोर्ट्समैनशिप और सियासत क्यों कर रहे हैं। अब हमने जब जवाब दिया और ऐसा वार दिया ना, ऐसा वार किया ना, मैं कहती हूँ कमाल, तकलीफ इतनी हो रही है। एक जेनजी ने वीडियो बनाई जोहेब, पाकिस्तानी जेनजी बच्चों ने, और उन्होंने कहा कि क्यों हम इनके साथ क्रिकेट खेलें, ठीक है, जो इनको करोड़ों का अरबों का फायदा होगा, उसी पैसे से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे। बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी बच्चों ने वीडियो लगाई। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत खुद लेकर आ गई है। अच्छा, और इसमें जो मौक़िफ़ हमने अभी तक दिया है वो एक जस्टिफाइड मौक़िफ़ है, उस पर आप क्यों इतना आग बबूल, इतना क्यों आपको बुरा लग रहा है? आपकी गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा ये फैसले किए हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंसर्न से नहीं जाने दे रही। तो इस तरह जब आप हमारे साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, आप हमारे साथ कॉन्फ्रंटेशन का माहौल करेंगे, आप हॉस्टाइल एक बिहेवियर आपका होगा, तो आप ये चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाकर वर्ल्ड कप खेलें या इंडिया में जाकर खेलें, और फिर आप जो आईसीसी को जिस तरह रन करें। खैर ये तो बड़ी लंबी बहस है और ये बहस चलती रहेगी हमारे शो पर, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मुझे बताएं को, और उनको जो है नुकसान होने वाला है, और महंगाई और परेशानी होगी, क्योंकि एक तो बजट, डिफेंस बजट उन्होंने अपना बढ़ाया नहीं। ऑफिशियल कुछ आ गया मौक़िफ़ पाकिस्तान का, या हो गया बस वो हमने कह दिया? अभी तक नहीं, ऑफिशियल अभी भी नहीं है। खैर उस पर हम बात करते हैं, लेकिन आज की शो में हमने बात करनी है सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की। और अभी तक जो डेटा आया है सिक्योरिटी जराये से, वो ये है कि 197 दहशतगर्द इन गुज़श्ता 3-4-5 दिन है, इसके अंदर दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया जा चुका है। 22 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है, और तकरीबन 30 के करीब सिविलियंस हैं, जिसमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं। वो भी ये जो दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, इस पर जान से हाथ धो बैठे। तो इसकी हमने बात करनी है। और इंडिया का कुछ डिफेंस बजट जो है कोई 85 अरब पता नहीं डॉलर, इतना बड़ा नंबर है कि और इतना इंक्रीज कर दिया। लोग इंडिया के, मैं कहती हूँ, खाएंगा क्या, पिएगा क्या वहां का जो शहरी है, कि सारा पैसा तो डिफेंस पे आप लगा रहे हो। जहाज उड़ाने आपको अपने आते कोई नहीं, फोर्सेस की ट्रेनिंग, माइंडसेट कुछ भी सही नहीं है, पता नहीं जंग कैसे लड़ेंगे, बट दे विल कीप ऑन गेटिंग। आई थिंक इनके कट्स हैं कुछ ठीक ठाक, जितने ये वेपन्स मंगवाते रहते हैं, चीजें मंगवाते रहते हैं। साथ में कि अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, ट्रंप के साथ भी उन्होंने घुटने टेक दिए उसके आगे। और इंडियंस को ये सोचना चाहिए कि 85 अरब डॉलर 15% इंक्रीज किया उन्होंने, तो चले 15% कम भी थे, 60 अरब डॉलर तो ये खर्च करते थे। कहाँ खर्च करते थे ये? पता नहीं कहाँ खर्च करते थे। ना इनके जहाज काम करते हैं वक्त पे, अपने फौजी रो रहे होते हैं। वो नहीं, वो देयर मिजरेबल। बिल्कुल, उनको कोई उनकी पेंशन्स में, आसानियों में, फैसिलिटीज कुछ नहीं उनके पास। आप उनकी वीडियोस का भी देखें कि वो कितना रो रहे होते हैं कि जी देखिए पाकिस्तान में कितना वहाँ ख्याल करते हैं अपने फोर्सेज वालों का, यहाँ देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। तो दे आर मिजरेबल, और इसलिए उनका दिल भी नहीं होता लड़ने के लिए, और उनके पास कोई वजह नहीं है कि जी आप जब ये पाकिस्तान पे झूठे इल्जाम लगा रहे, दिल से उनके फौजी भी समझते हैं गलत है, कोई रीजन नहीं है। हम क्यों अपनी जान दें ऐसी जंग में जिसका कोई मकसद नहीं भारतीयों का, वो उनकी फौजियों का है ही नहीं, उनके पास कोई मकसद ही नहीं है। ये हमने बात करनी है। और फिर हम जरा लाहौर में बसंत से मुतालिक भी बात करें, क्या तैयारियां, क्या हमारे यहाँ तो फेस्टिवल माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। ये है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं, ये बड़ा खुशाइन है। और एक सर्वे भी हुआ है, उस सर्वे से मुतालिक बताएंगे कि इसमें बदउनवानी की बात की गई है कि वो कम हुई है। 60% से ज्यादा लोग हैं जो ये कहते हैं कि बदउनवानी कम हुई है, यानी करप्शन कम हुई है। परसेप्शन ज्यादा ही है, लेकिन वो करप्शन हुई कम है। और ये नजर भी आ रहा है कि जिस तरह से बात, पहले तो बात भी नहीं बहुत सारी चीजों पे होती थी, अब आपको एक्शन नजर आ रहा है कि किस तरह बेहतरी ऑल अराउंड नजर आ रही है। तो वर्ल्ड कैंसर डे पर भी हमने बात करनी है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस सादिया इमाम हमारे साथ होंगे। सादिया से हम डिफरेंट एक बात करेंगे, और वो देखें आप भी बहुत सारी खवातीन उससे रिलेट कर सकती हैं कि जब शादी ऐसे शख्स से हो जो कि बाहर रहते हो, अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो ये कि आप साथ ना जाएं,
ठीक है ना, मियाँ कहे कि जी अभी मैं आपको फौरन नहीं बुला सकता, एक ये सिचुएशन होती है। दूसरा, आप जाएं और आप सेट ना हो, और ये तीसरा है कि आप वहां हो लेकिन खुश ना हो, चौथा है कि आप वहां हो और आप बड़े खुश हो। तो ये लेकिन आसान नहीं है अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाना, और ये कि वो लोग जो यहाँ डिस्टेंट जिनकी रिलेशनशिप है कि हस्बैंड दूसरे मुल्क में, शादियां यहाँ होती है, अदनान भाई जर्मनी में होते हैं, कैसे चलता है, तो क्या मुश्किलात होती हैं, वो मुझे तो पता है, लेकिन ये कि आपको सादिया बताएंगी। हाँ, और बहुत सी बातें भी होंगी सादिया से यकीनन। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हैं। 3 रोज काबुल भारतीय सरपरस्ती में कलअदम BLA ने बलूचिस्तान के 8 मुख्तलिफ अजला में एक साथ हमला किया था, और उस हमले को पसपा किया और नाकाम बनाया उस हमले को, और इस हमले को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया। तो इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। भारत के जो डिफेंस बजट है वो इंक्रीज हो गया, इस पर भी बात करनी है, और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स दीगर भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। पीर साहब, मुझे बताइएगा कि ये बलूचिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं, ये आपने वन ऑफ इट्स काइंड है सूरत हाल, इससे पहले भी हो चुके हैं, कंट्रोल में आ चुके हैं या नहीं, और अब किस तरफ ये मामला बढ़ेंगे? देखें, ये पहले इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस बार तकरीबन 10 शहरों में जाके उन्होंने 22 जगहों पर साइमल्टेनियस अटैक करने की कोशिश इन्होंने ये की है कि दुनिया को बताएं कि वी आर स्टिल रेलेवेंट। अदरवाइज अगर जिस तरीके से ये ओवर तकरीबन 200 के करीब ये अब मारे गए हैं दहशतगर्द, तो इनकी कमर तो टूट गई है, और इनके लिए अब कितना मुद्दी मोरालिटी इम्पैक्ट होगा। इनके लोगों को पता चलेगा जी कि हमारे साथी इतने मारे गए, इतनी तादाद में मारे गए हैं, और वर्सेस हमारे 22 शहीद हुए हैं और फिर 30 सिविलियन भी शहीद हुए हैं। लेकिन साथ ये देखें कि कितना बर वक्त और मौसर कार्रवाई की गई प्रोफेशनल तरीके से। उसमें हम जाहिर है कि हमारे ऑफिसर दे ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे सेट पर्सनल एग्जांपल्स, और उसमें बड़ी ही अच्छे तरीके से इनको न्यूट्रलाइज किया है। अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सैनिटाइजेशन चल रही है, ताकि कोई भी दहशतगर्द ना बच सके, ताकि वो आइंदा कोई नुकसान पहुंचा सके। आई एम श्योर कि इसके बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत जरूर सोचती होगी कि इनके जो हैंडलर्स हैं, जो इनके प्लानर्स हैं, जो अफगानिस्तान में बैठ के इनको डायरेक्शन दे रहे थे, वायरलेस कम्युनिकेशन होती हैं, लोकेशन आ जाती हैं, ज़रूर उसके लिए एक्शन कोई ना कोई किया जाएगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ड्रोन्स अटैक हो, व्हाटएवर इट इज़। साथ इसके साथ साथ हमें ज़ाहिर है कि अपने हमसाया ममालिक से बात करने की बहुत ज़रूरत है। ईरान है, चाइना है, सनटेशन कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है जी, के नाउ दे हैव बीन टेलिंग कि जी अभी आप नहीं करें, हम विल कंट्रोल देम। नाउ वी शुड टॉक टू देम फाइनली कि इसके बाद मेरे ख्याल में एनफ इज एनफ एंड टॉलरेंस लेवल शुड बी गॉन एंड वी हैव टू टेक सर्टेन वेरी सीरियस एक्शन अगेंस्ट देम। बिल्कुल। ये साहब, ये जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट हैं, ये अपना नैरेटिव बताने के लिए या जो भी अब ये करते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं और फौरन वो इंडिया मीडिया पे चल जाती है। ये भी एक अजीब सा कनेक्शन है, ये आपने नोटिस किया? नादिया, ये बिल्कुल आपने जाफर एक्सप्रेस पे भी देखा होगा, वहां भी यही था, बल्कि उनका गोदी मीडिया, उनका पूरा मीडिया कवरेज कर रहा होगा, डायरेक्ट जाती हैं वहां वीडियोस, अभी भी यही होता है। और इसमें कुछ पिक्चर्स वो होती हैं जो पुरानी क्लिप्स लगा के चला रहे होते हैं कि ये देखें, किसी बैरन जगह पे चले जाते हैं, फायरिंग कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि बड़ी फायरिंग हो रही है, कोई क्लिप शो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उस जगह की नहीं होती है, लेकिन कुछ ज़रूर होती हैं। और आप ये देखिए ना कि जब फायरिंग हो रही है, चाहे आप फायर कर रही हैं, यू आर अंडर फायर, कैन यू मेक अ वीडियो, बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली। ये पुरानी क्लिप्स चलाते हैं और उस पर कोशिशें करते हैं, दिखाते हैं कि देखें जी हम बड़े हौसले में हैं और हम फायरिंग भी हो रही है, फाइट भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। और ये ज़्यादा नेक्स्ट जो है, ये आपके सामने जो है, ये गोदी मीडिया, सोशल मीडिया और तहरीक तालिबान रजीम जो है इनका है, ये सब मिलके करते हैं। लेकिन इसके साथ अब हमें अपना भी काउंटर नैरेटिव को और बिल्ड करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत अच्छे यंग टैलेंटेड आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, लड़के और लड़कियां, उनको लॉन्च करें, अपना बिल्ड करें नैरेटिव, बताएं दुनिया को कि हमारे नैरेटिव क्या, उनके नैरेटिव काउंटर करें, बल्कि नैरेटिव और रियलिटी क्या है ये दिखाएं। अच्छा साहब, कोलैटरल डैमेज की बात होती है और इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी फिर की जाती है, अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम भी है।
जो अपनी जगह मौजूद है, जो नेटिव्स के लिए एक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम इस नैरेटिव को भी ज़रा तोड़ सकें? देखें, अभी आपके सामने इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वेरी लेस कैजुअलिटीज हैं, क्योंकि हम बहुत एहतियात करते हैं और हमें बहुत सपोर्ट भी है लोकल्स की। अभी बहुत जगह पर उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया कि जी फलान जगह छुपे हुए हैं, ऐसी जगह छुपे हुए हैं। देखिए, कोयटा की प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो बहुत बड़ा 43% पाकिस्तान की लैंड मैस जो है वो बलूचिस्तान, आबादी टोटल मेरे ख्याल में कोई 1 करोड़ 30 या 25 लाख के करीब है। और यहाँ पर जाके ये माउंटेन्स में जो बैरन्स हैं उनमें नदी नालों में हाईडॉट्स में छुप जाते हैं जाके, क्योंकि बहुत बड़ी जगह कवर करनी है और फिर सडन ये निकल नहीं आए हैं। इसलिए वहाँ तो इतने डैमेज नहीं होते, खासतौर से थिकली पॉटेड। केपीके की भी मैं बात कर रहा हूँ, केपीके की भी है। केपीके में, यस, केपीके में बिल्कुल वहाँ पर, और इसीलिए हम लोग बहुत एहतियात करते हैं। अभी तीरा वैली में भी आप देख लें, उनको इवैक्यूएट भी वो किया, प्लानिंग के साथ किया गया, लेकिन फिर गवर्नमेंट की ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उनके साथ उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्लान इवैक्यूएशन नहीं कर सके, जिसपे उनको नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी जरगे हुए हैं, उसमें जाके अब ये डिसाइड हुआ कि जी बिल्कुल उनको प्लान तरीके से डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, वापस लाया जाएगा। जो ये इलाका के होता है, मौसम ठीक हो जाता है, फायरिंग आके वहाँ करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, बहुत तंग करते हैं। वो कुछ उन्होंने जरगे ने कहा जी कि हर हालत में हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसको कंट्रोल करें। पाकिस्तान कोलेटरली का बहुत हम ख्याल करते हैं। देखें, बात ये कि अब इवन अफगानिस्तान में जो हम इनके खिलाफ जाना चाहते हैं, इनके लीडर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, प्लानर्स हैं, लेकिन ये जाके अब शहरों में जाके छुप गए हैं और ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे वहाँ के सिविल पॉपुलेशन को इस्तेमाल करें। अदरवाइज वी कुड हैव प्लेड हेल विद देम। हमें इनकी हर लोकेशन का पता है कि ये कहाँ पर छुपे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन क्यों कोलेटरल डैमेज है, अफगानी अवाम से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम बल्कि उनको बहुत ख्याल करते हैं। बिल्कुल, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस बहुत काबिल, बहुत तेज है। ये सब एक चीज़ वैसे भी इसको पूछना था, ये जो अफगान मुहाजिरीन को हम वापस भेज रहे थे, बड़ा दुख दिया इन्होंने, तो वो जो था ऑपरेशन वो कंप्लीट हो गया है, चले गए हैं सब, या अभी भी चल रहा है वो सिलसिला? देखें, 1.8 मिलियन अफगान इलीगल रिफ्यूजीज को हमने वापस भेज दिए, बहुत ज्यादा तादाद में भेजे। लेकिन द इशू इज केपीके, वहाँ पर 43 कैंप्स हैं जो के थे इनके अफगान रिफ्यूजीज के, जो ये इलीगल लोग वहाँ रह रहे थे। सही। उसमें सिर्फ 6-7 कैंप्स जो खाली हुए हैं, बाकी वो लोग रह रहे। सो द इशू इज केपीके। हमारे केपीके पे पश्तून जो है उनके बहन भाई को नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो फेडरल गवर्नमेंट की रियासत की पॉलिसी है उसके साथ बिल्कुल चलना चाहिए, हम होकर चलना चाहिए। उसमें वो प्रॉब्लम है, और यही अभी आपकी चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर पाक की मुलाकात, बहुत अच्छी बात है कि वो हुई है। ही प्रॉमिस के जी मैं फुल कोऑपरेट करेंगे। वी होप इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर भी आप देखें ना, सारा केपीके में उनके पॉलिटिकल लीडर्स कुछ है, उसके साथ उनके वहाँ पर बिजनेसमैन है, ये भी उसमें इलीगल, जिसमें हुंडी का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, टायर्स, सिगरेट, ऑयल की स्मगलिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल की चीजें, अगर ये हुकूमत का काम है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रोकेंगे, ये जो मनी होती है, फंडिंग होती है टुवर्ड्स फाइनेंशियल टेररिज्म की, इट हैज टू बी स्टॉप। इंडियन बहुत पैसा टेरर फाइनेंसिंग में ये इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही खत्म करेंगे तो जड़ से खत्म हो जाएगी। ने बड़ी दफा ये साहब बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और इस सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया भी दिया। और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इल गॉटन मनी है ये, और ये टेरर फाइनेंसिंग में ये पैसा स्मगलिंग का इस्तेमाल होता है। क्लैश समझें, और ये प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ जाता है कि जी केपी गवर्नमेंट हैज टू फैसिलिटेट, कोऑपरेट, क्योंकि अगर कोई भी हिस्सा अगर आपका सेंसिटिव, आपका कोई भी कमजोरी रह जाती है तो वो पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। इधर सूबों की बात नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। जिस तरह फोर्सेस हमारे ये लड़ रही है, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वी शुड ऑल सपोर्ट देम। सिविलियंस की जान जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस जी बिल्कुल, सूबे का ना सोचें, अपना नहीं सोचें, सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर जरा बसंत की बात। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुहेब, मैंने सोचा बसंत के लिए ना वीकेंड पे चली जाऊं 2 दिन के लिए लाहौर। बहुत सारे फ्रेंड्स बुला रहे, बहुत इतना दिल चाह रहा। फिर मैंने टिकट्स को चेक किया तो वन वे 1 लाख से ऊपर का टिकट एयरलाइन का। ये क्या बात, इस पे भी वैसे तवज्जो होनी चाहिए। ये देखते हैं आपके 1 लाख रुपए कैसे। अब कराची से कोई जाना चाह रहा है, कोई हैदराबाद से जाना चाह रहा है, कैसे जाएगा वो? वन साइड आप कह रही है 1 लाख, यानी 2 लाख रुपए तो टिकट के हो गए। 2 लाख प्लस आपका टिकट का रिटर्न हो गया। अब आप देखें, जब आपने लोकल ट्रांसपोर्ट सस्ती कर दी तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना चाहिए था कि जो आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस है एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलवा दें। एक्स्ट्रा होने चाहिए थे कि ज्यादा फ्लाइट्स चलेंगी और टिकट उतने रहेंगे, तब हमें खुशी होती है। टिकट बढ़ने की देखिए वजह नहीं है ना कोई। वजह तो ये हो कि भाई पेट्रोल प्राइसेस एकदम से बढ़ गए, तो ये जी बिल्कुल, या कोई और मसला हो गया। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और टिकट आपने सिर्फ बसंत के लिए बढ़ा दिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये बसंत क्या सिर्फ पंजाब के लोगों की है, सिर्फ लाहौर के लोगों की है, हमारी नहीं है, सबकी है। सबकी है ना। ये तो मुझे ये यहाँ मुझे अपना प्रोटेस्ट जो है ना रिकॉर्ड करा था। सही रिकॉर्ड कराया आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जाते अपने शो पर कवर करते, आप जाकर वहां पर ज़ाहिर है मेरा था कि मैं फ्राइडे को जाके ना संडे को आ जाऊं, वो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि एक तो फ्लाइट्स कम, ऊपर से महंगा इतना टिकट। तो ये आपको सोचना चाहिए था कि देखिए हम दूसरे शहरों के लोग भी आसानी से आए, तब मजा आता। ये रजिस्टर हो गई, बिल्कुल शिकायत जेन्युइन एक शिकायत है रजिस्टर हो गई। लेकिन लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने बसंत के त्यौहार के हवाले से मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि बसंत पंजाब का त्यौहार है, महफूज बसंत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। अब इस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा कि यस, कंट्रोल रूम कायम किया गया और पूरे पंजाब को मॉनिटर किया जाएगा, लाहौर को खास तौर पे मॉनिटर किया जाएगा कि भाई एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आई थिंक मुझे मूवीज में नहीं, मैं देखा एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें स्क्रीन्स लगी होती हैं मल्टीपल और इसको ऐसे चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल सेफ सिटी कैमरे का जैसे कंट्रोल रूम होता है, जैसे इलेक्शन में अक्सर कंट्रोल रूम्स बनते हैं और उसमें मॉनिटर किया जाता है, तो ये होगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये। वेरी गुड। देखें जान का तहफ्फुज, और जब बसंत में जब शुगल में लोग लग जाते हैं ना, तो फिर कभी कभार भूल जाते हैं एसओपीज कि क्या फॉलो करने हैं आपने। छतों से मुताल्लिक एसओपीज हैं, आपके लाउड स्पीकर के एसओपीज हैं, बाइक के एसओपीज हैं, मांझे के और सद्दी के और उसके हजारे के एसओपीज है। कौन सा धागा इस्तेमाल करना है, भी ना करें ना, जस्ट ये नुकसान पहुंचाने के लिए कि अरे कोई हम उसमें कुछ नेगेटिव चीज डाल दें, सियासत डाल दें, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल खूबसूरत त्यौहार है और ये कहा जा रहा है कि अपनी रीजनल जबानें जो है इसको भी फरोग मिलेगा, पंजाबी जबान खास तौर पे उसको भी इससे फरोग मिलेगा। बच्चों को बताया जाएगा जिन्होंने देखा नहीं कि ये त्यौहार क्या होता है, फॉरेनर्स को अटैक किया जाएगा। नहीं हुई जो बच्चे पैदा उनको तो पता ही नहीं होगा बसंत की बहारें क्या होती थी भाई। तो बैनुल अक़वामी हैसियत रखता है ये त्यौहार और दुनिया भर से लोग इसे देखते हैं और बनाने के लिए आते भी हैं। अच्छा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पतंगे सेल हुई हैं, काइट्स और कौन कौन सी पतंगे ज्यादा मकबूल हैं ये भी हम देखेंगे। मोहम्मद अकील मलिक ने हमें ज्वाइन किया, ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन से हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसा जा रहा है त्यौहार बसंत का, मुझे बताएं। बिजनेस तो बहुत अच्छा जा रहा है भाई। हैं सर, जबरदस्त फायदा हो रहा है आपको। ये तो बहुत अच्छा है जी, ये त्यौहार वापस आया है 24 साल बाद। लेकिन लोगों को सामान मिलने में बहुत दुश्वारी है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं मार्केट्स में, रेट्स बहुत हाई हैं। और अच्छा। इस दफा की तो बसंत जो है वो जैसे तैसे भी है, बड़ी मुश्किल से लोग मनाएंगे। बाहर लोग बहुत पुरजोश हैं इस बारे में। अच्छा, लेकिन अकील साहब मुझे तो पता भी नहीं था कि एक ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन भी होती है। ये कब से है और ये क्या करती है? बसंत तो बीच में था ही नहीं। काइट एसोसिएशन का क्या काम है? जो बेसिकली जो लॉ बनाया गया ना इस दफा, उसमें एसोसिएशंस को भी रजिस्टर किया गया। 1 से ज्यादा एसोसिएशंस हैं, उसमें सरफहरिस्त जो है वो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है। और इसका फंक्शंस जो हैं वो लॉ में प्रोवाइडेड हैं कि हमने गवर्नमेंट को ये बसंत के फेस्टिवल की रिवाइवल के लिए इसके एसओपीज को चेक करने के लिए और डिमांड और सप्लाई के मामला को देखने के लिए एक ब्रिज का रोल अदा करने के लिए ये एसोसिएशन जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके इस फेस्टिवल को कामयाब बना तो ये अभी आपको बनाया गया एसोसिएशन बनी है या पहले से थी? पहले से नहीं, अभी 24 साल से तो बैन लगा हुआ था, इसलिए कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती थी। स्लीप मोड तो से इनको एक्टिव मोड में ले आए हैं। वेरी नाइस। और ये रिपोर्ट भी आ रही है कि 34 करोड़ की पतंगे फरोख्त हो चुकी हैं अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। सर, दुकानों का तो ये हाल है, वो पूरा शटर भी नहीं खोलते, थोड़ा सा शटर खोल के अंदर से बात करते हैं और बाहर हजूम लगा होता है लोगों का और रश लगा होता है। जिसको पतंगे मिल जाती हैं वो ये समझता है जैसे उसने सिनेमा में से एक टिकट निकाल लिया बड़ी मुश्किल से। लेकिन क्यों ये होनी नहीं चाहिए थी शॉर्टेज, या ये बदअहमी दिखाई जा रही है? बिकॉज पता था अरसे से सप्लाई भी तो आपका काम होगा, इतनी डिमांड आएगी और ये पाकिस्तान में बंद भी रही हैं, तो क्यों नहीं इतनी ज्यादा बनाई? शॉर्टेज क्यों हो गई? नहीं, इसकी
शॉर्टेज की मैं बताता हूँ आपको। ये बसंत अगर लाहौर की है ना, तो इसमें पूरा पाकिस्तान आता है इसमें, और बल्कि 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं। तो होता ये है कि पहले जो बसंत होती थी 364 दिन सामान तैयार होता था, और एक दिन की बसंत में वो सारा सामान बिक जाता था, खत्म हो जाता, दुकानों पे मिलता कुछ नहीं था। इस दफा ये हुआ है कि 30 दिसंबर को ये नोटिफाई हुआ है, बसंत की डेट्स जो हैं, उसके बाद 1 महीना और 6 दिन का टाइम मिला है। उसमें से भी 12-13 दिन जो है वो शदीद मौसम की खराबी की वजह से, धुंध की वजह से तैयारी नहीं हो सकी लोगों की। तो 1 माह की तैयारी, और पहले 1 दिन की बसंत थी और 364 दिन का सामान खत्म हो जाता था। अब 3 दिन की बसंत है, 3 गुना बड़ी बसंत है पहले से, 3 दिन की है जी। 1 माह में सामान की तैयारी और प्रोडक्शन कैसे होगी, कितनी प्रोडक्शन हो आई थिंक सकती नेक्स्ट ईयर फिर बेहतर है? होगा। ब्लैक में भी बिक रही है, 200 रुपए की पतंग 500 की बिक रही है, अब ये नहीं इसका मतलब है? सर 150 रुपए वाली पतंग इस वक्त 600 से 700 रुपए में चली गई है। ये तो ज्यादती है ना सर, ये तो ज्यादती है। ये नहीं देखा फिर इंतजामिया को देखना चाहिए इस बारे में भी। सर नाजायज मुनाफाखोरी के लिए लोग जो हैं वो बस इस तरह का, और इसीलिए कुछ लोग होल्ड भी करेंगे कि ज्यादा प्राइस में हम आगे ब्लैक में बेचें, होल्ड करते हैं जी। ब्लैक में जो पिन्ना है वो 2500 से 3000 की कॉस्ट का पिन्ना है, लेकिन 10 से 12000 में बिक रहा है। अब बेसिकली बसंत अमीर और गरीब का एक बराबर का शौक है। इसमें मुझे लग रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, अगर कहीं से चीज मिल भी रही होगी लेकिन वो उनकी रीच से बाहर है। तो इसलिए तो हमें समझ लें कि 100 से ज्यादा फोन्स हर बंदे को आ चुके हैं, कोई कजन्स के, कोई दोस्तों के डोर दे दें, कि डोर दे दें, पतंग दे दें। अच्छा वकील भाई मुझे बताएं, बच्चों के गैंग्स होंगे जो पतंग की तलाश में होंगे कि जो कटे तो हम पकड़ें। अच्छा मुझे बताएं वकील भाई, ये छतें 100 गज की अगर छत है या 60 गज की, अंदरून तो बहुत छोटे छोटे भी हैं, तो वो भी सुना बहुत पैसे लिए जाने 3 दिन के, कितना रेट है उसका छत का? रेंट है। हाँ सर जो स्टार्ट हुआ था वो 2 से 2.5 लाख में हुआ था, अब 10 लाख भी क्रॉस कर गया। 10 लाख एक आम जी, 10 लाख 3 दिन का। और छोटी सी, जो मैं छोटी बात कर रहा हूँ, जो अंदरून में तो मजा मजंग वगैरह इन इलाकों की, एक्चुअली अंदरून जो है ना, वहाँ छत का साइज मैटर नहीं कर रहा होता, एक एम्बियंस और एक माहौल जो है अंदरून शहर का वो बहुत जबरदस्त होता है। वो छतों से छतें जुड़ी होती हैं, हर तरफ लाइट्स लगी होती हैं और सब लोग छतों पे होते हैं, तो माहौल तो अंदरून शहर का है, इसीलिए उसकी छत की डिमांड भी है और उसकी प्राइस भी मुंह मांगी ले रहे हैं। 10 लाख तक कह रहे हैं आप? जी 10 लाख तक, इससे भी खैर ऊपर कुछ छतें जो बड़ी हैं, इससे भी ऊपर तक बुकिंग हो रही है उनकी, और बकायदा आपको सोशल मीडिया पे पैकेज लगा के वो बता रहे हैं। और सिर्फ 10 लाख में छत है, यानी इंतजाम अलग है उससे? हाँ, सिर्फ हम आपको स्पेस देंगे। स्पेस वो देखें, स्पेस देंगे उनको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, या बिजली दे देंगे बस, बाकी जो कुछ है सामान आपने खुद लाना है, गुड्डे पतंगे आपने खुद अरेंज करनी है। अच्छा, इसके अलावा पता है कील साहब कि चलिए ये तो पता है कि ये अंदरून शहर में, इसके अलावा क्या लेविश जो हैं, बहुत जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने और भी कोई ग्रैंड सेटअप किए होंगे, वो क्या हो रहा है? कितने जो है पैसों की बारिश हो रही है? देखें जी, बहुत ग्रैंड सेटअप हैं। कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने ऑन पे बड़े बड़े होटल्स की छतें बुक कर रहे हैं, उनमें वो अपने गेस्ट्स को बुला रहे हैं, और हर तरह से अब ये है कि 30 या 30 से ज्यादा लोग एक छत पे अगर इकट्ठे होंगे तो उनको भी एनओसी लेने की जरूरत है। अब ये भी नोटिफिकेशन आ गया। और पतंगें कौन कौन सी चल रही हैं? मुझे बताएं, कौन सी पतंग ज्यादा बिक रही है? कोई स्पेशल मटेरियल का भी एक कलर वाला गुड्डा बिक रहा है या फिर अद्धा? बहुत से खैर टर्म्स यहाँ कुछ और है, कराची में वहां पर कुछ और टर्म्स है। अच्छा जी जी जी। हाँ, परी पतंग भी होती है एक। हाँ, टाइप्स भी होती हैं पतंगों की, प्लीज बताएं गिल भाई, और डोरों की भी टाइप बताएं। नहीं, कराची का तो है ना, अद्दा है, मंझोला है, और इस तरह गिलसिया भी है, गिलसिया। मुझे नहीं, आप देखिए लाइट ना लें, मेरे जैसी खवातीन को नहीं पता कि आप बात क्या कर रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम। हाँ, यहाँ पे 3 साइजेस हैं बेसिकली। एक कहते हैं पौना, यानी 0.75 1 रुपए का, उसको एक पौना। उसके बाद तावा है जो कि पूरा समझ लें 1 रुपी है, और 1.5 तावा है 1.5 रुपी। मैंने कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा रहा हूँ। जो 1.5 तावा है उसकी चौड़ाई 40 इंच है, उसकी जो विड्थ है। सही है। तो तावा उससे छोटा है और फिर पौना भी उससे छोटा है। तो जो पौना 40 से 50 रुपए का था वो 200-250 रुपए का बिक रहा है। इस दफा तो लोग लूटेंगे ज्यादा, पहले दिन मुझे लग रहा है कि लोग लूटेंगे ज्यादा, उसको सेल करेंगे। और मुझे बताएं मांझे कौन से चल रहे हैं? मांझे यहाँ पर, मांझे की टर्म है, उल्टे बल का मांझा है, खेच का मांझा है, ढील का मांझा है, वो भी चल रहा है वहां पे। मांझा क्या होता है?
मांझा यहाँ तकरीबन मांझा एक जैसा ही है, सीधे बल का ही है, और उल्टे बल का मांझा यहाँ अभी मैन्युफैक्चर नहीं कोई करता, और सीधे बल का ही मांझा और पिन्ना यूज हो रहा है। एक पीस का, 2 पीस का, एक पीस का जो पिन्ना है उसकी लेंथ 1000 मीटर होती है, यानी 1 किलोमीटर के और बराबर। चरखी नहीं हो रही, चरखी यूज नहीं हो रही जी? चरखी बिल्कुल बैन है जी यहाँ। क्यों चरखी क्यों बैन है? चरखी इसलिए बैन की थी उन्होंने कि चरखी के ऊपर जो है ना शार्प मांझा तैयार हो जाता है, जबकि पिन्ने पे नहीं हो पाता। टेक्निकली कुछ इसमें वजह है उसकी, वो उसकी तैयारी का प्रोसेस ऐसा है। अच्छा। कि चरखी पे डोर, एक तो मोटी डोर भी चरखी पे आ जाती है, दूसरा शार्प मांझा भी आ जाता है। चूंकि मोटी डोर और शार्प मांझे को यहाँ सख्ती से रोका जा रहा है जी, और एसओपीज भी ऐसे बनाए, तो इसलिए पिन्ना अलाउ किया, क्योंकि पिन्ना यहाँ लाहौर की, पंजाब की पुरानी, आज से 30 पिन्ना साल बिल्कुल पुरानी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी बात है कि ये पिन्ने हजारा लगता है, पिन्ने में हजारा भी है, बस पिन्ना टोटल मांझा है? पिन्ना टोटल मांझा है जी ये, यानी कि वो मांझा लगा के उसको जब लपेटते हैं तो वो पिन्ने की शक्ल में उसको लपेट देते हैं। क्या बात है सही, भाई, दो लपेटना भी एक बार आ गया, भिजवा दें। बड़ी मजे की बातें हो रही है बच्चों के लिए ना सेफ जो काइट्स होती हैं, जो बाहर भी मिलती हैं, बड़ी सेफ काइट्स होती हैं, हल्का सा धागा होता है, हल्की सी पतंग, वो यहाँ कुछ मिल रहा है इजी? जी मिल रहे हैं जी। बच्चे भी जो होते हैं वो, बच्चों को तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बसंत देखी नहीं थी, अब तो वो सुन के सिर्फ अपने बड़ों से एक्साइटेड हुए हैं कि बसंत आ रही है, हम कैसे मनाएंगे। और हर तरफ म्यूजिक, ढोल वाले भी बिजी होंगे और गाना चल रहा होगा, ये दिल हुआ बकायदा। सही बात है, अरसे बाद ये गाना। चलो जी, मजा आ रहा है अकील भाई। फिर हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में आपको फिर अपने शो पर इनवाइट करें और बात करें कि उस वक्त क्या माहौल चल रहा होगा। तो ये जनाब हो रहा है बसंत, और मैंने आपको दिखा दिया ये चरखी इस तरह की होती है। ऐसे नहीं है ज़ुहैब, आपको जितना पता है ना, कल शो पे मेरे ख्याल स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप वो फिर मंगवा लेना, आप पिन्ना भी मंगवा ले, चरखी मंगवा ले, पतंग भी मंगवा ले, फिर बताते हैं लोगों को कि कन्ने कैसे बनते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लाहौर में बसंत है, तो क्या बाकी पाकिस्तान के शहरों में भी बसंत का कुछ सेटअप कुछ है? जी, ये भी हम जानते हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जानते हैं कि भाई क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि बसंत तो है और ये मौसमी इसका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। बसंत की बात होती रहेगी अभी 2, 3, 4, 5 दिन, है ना? जरा जब बात करते हैं, कल आपको बताएंगे भी ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं। चरखी यारी तो बड़े वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एवरीवन। राइज एंड शाइन में गुड मॉर्निंग। और अब हम जो है बात कर रहे हैं अबाउट आवर एक्सपोर्ट्स। बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो होती हैं, लोग कुछ बस होते हैं कि बस उसको मानना नहीं है। कुछ बुरा हो रहा है तो एकदम मानेंगे, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें बहस लग करेंगे घंटों, नहीं ऐसा नहीं है, देखो मेरे पास फिगर्स है, ऐसा कहाँ हो रहा है कि मतलब मसला क्या है? अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो कोई मसला है इसको एडमिट करने में? क्यों? क्रिटिसिज्म फॉर द बेटरमेंट होना चाहिए, क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तनकीद ही करते जाएं। अच्छे काम अगर हो रहा है तो उनकी तारीफ करते हो, फिर आप तनकीद कर दें। और यकीनन मीडिया का काम यह है कि एक तनकीदी पहलू रखे, क्रिटिकल, वो कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, यानी बिल्कुल आपने ये रखना है वाकई। और ये वॉचडॉग का काम करते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप सही कह रही है बिल्कुल कि अगर कोई बेहतर काम हो रहा है तो जब आप वॉचडॉग हैं तो उसकी भी अप्रिशिएट करें। इदारा शुमारियात ये बता रहा है कि इंपोर्ट्स का हुजूम 35% इजाफे से 3.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जनवरी में इंपोर्ट्स हमारी 5% कम होकर 5.8 अरब डॉलर रह गई हैं। माहाना तिजारती खसारा 29% कम होकर 2.7 अरब डॉलर तक महदूद हो गया है। अलबत्ता माली साल के पहले 7 माह में तिजारती खसारे में 28% इजाफा भी हुआ है। तो दोनों तरफ से हो रहा है, कुछ इस्लाहात भी हो रही हैं और इक़दामात भी किए जा रहे हैं जिसके नताइज भी नजर आ रहे हैं। तो अभी इकोनॉमी किस तरफ जा रही? अभी चावल का तो मुझे पता है रिकॉर्ड जो है हमने एक्सपोर्ट किया है और बहुत बिजनेस आया है, बड़ा ज़बरदस्त ये रहा है ये वाला सिलसिला और शुरू हो गया, क्योंकि एक दफ़ा मार्केट में आपका चावल आ जाता है जो कि हमारा ज़बरदस्त चावल है, उसके बाद फिर लोग किसी और चावल की तरफ इतनी आसानी से स्विच नहीं। बिल्कुल, ऐसे तो मारूफ इकोनॉमिस्ट अकमल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अकमल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे बताएं कि ये जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये नंबर्स जगलरी है, या फिर ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड सूरत हाल बेहतर हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की? हमारा वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट है, वो कम हुआ है? देखिए, जो आपने अभी चावल की बात की है, मेन जो की ड्राइविंग फैक्टर है वो तो चावल की ही हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा दिसंबर का जो नंबर है वो 3 बिलियन को टच किया है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी
जनवरी के महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $3 बिलियन को टच कर गई हैं। दिस इज नो डाउट ए गुड लैंडमार्क। अगर ये $3 बिलियन का एवरेज अगर हम 12 महीने का लगाएं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $36 बिलियन को टच कर सकती हैं, जो कि जाहिर है एक रिकॉर्ड हाई होगा। इससे पहले हम मैक्सिमम $32 अरब तक जा चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड जो है वो जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसमें भी जनवरी में जो है वो कमी देखी गई है। दैट इज 5.7 बिलियन डॉलर के लगभग जो है वो हमारी इंपोर्ट्स को देखा गया है। जो उसमें लास्ट जो जनवरी 2025 था उसमें वो $6 बिलियन थी, तो तकरीबन $300 मिलियन का यहाँ पे भी इम्पैक्ट आया। यहाँ पे जो की ड्राइविंग फैक्टर है वो ऑयल है। ऑयल की प्राइसेस चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हुआ है। तो यानी सर टू बी स्पेसिफिक ये जो हमारी बरामदात बढ़ी है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं 3.73% का इसमें इजाफा हुआ है जनवरी 2025 के मुकाबले में। तो ये आप कह रहे हैं कि चावल मेनली चावल इसमें की जो फैक्टर है वो चावल है। दीगर भी हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी अगर मैं बात करूं जनवरी 2025 की तो उसमें हमारी $2.2 अरब थी, जो कि अब $3.1 अरब हो गई। तकरीबन $1 बिलियन का जो है ना वो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है उसमें जो है वो राइस ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और तो कि हमारे इस वक्त तक अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो $22 अरब के लगभग पहुंच गया है, जो लास्ट 7 महीनों का जो वो $17 बिलियन था। लेकिन ये जो फिगर जनवरी के हैं ये बड़े होपफुल है, बहुत अच्छे हैं, उम्मीद अफजा हैं। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आगे अगर जून तक बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है अकमल साहब कि इसको इन नंबर्स को मेंटेन किया जाए और इम्प्रूव करे। लेकिन इंडिया पे जो अब टैरिफ की कमी कर दी है ट्रंप ने, 50% से शुरू हुआ अब 18% पे आ गए, तो डू यू थिंक कि अब उनकी जो है हम 19 पे खड़े हैं। हम 9 अब तो हमारा ज्यादा हो गया एक नंबर हमारा टैरिफ, तो अब हमारा चावल क्या स्लाइटली महंगा हो जाएगा। उनको जो है फायदा इसका हुआ 18% पे आ गए, तो क्या उससे हमारी जो है एक्सपोर्ट्स और ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये इफेक्ट होंगे? देखिए इससे इम्पैक्ट क्या आएगा। अमेरिकन मंडी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर 50% पहले टैरिफ था, जो कि मेरे ख्याल में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसको करना था लेकिन फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 50% का नंबर जो है वो उनकी तरफ से दे दिया गया था, तो उसको जो है ना वो अब 18% के ऊपर ले आए। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बासमती चावल हो, चाहे वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका टैरिफ जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 1% कम होगा। तो वहां पे अगर हमारी प्रोडक्ट्स की इन हाउस कॉस्ट कम होती है, क्वालिटी हमारी अगर इंडिया से अच्छी होती है, तो हम अपनी मार्केट को मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे। अदरवाइज जो है वहां पे हमारी जो अशिया है, अगर हमारी और इंडिया की कॉस्ट एक जैसी हो तो समझे हमारी लेकिन एटलीस्ट ये मौका मिल गया कि इंट्रोड्यूस करा दिया हमने, लोगों तक पहुंच गया वो चावल। अब कंपैरेटिव प्राइसिंग अगर होगी या फिर अच्छा होगा क्वालिटी में चलेगा, सही मुकाबला होगा, कट थ्रोट अच्छा एक और चीज है। मुझे बताइएगा, इसमें कम तवानाई यानी एनर्जी कॉस्ट की कमी इसको बताया जा रहा है कि कम हुई है, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात की कि वो भी आपका कम हुआ है। एनर्जी कॉस्ट कैसे कम हुई? क्या सब्सिडाइज किया जा रहा है या फिर प्रोडक्शन एनर्जी की हम अल्टरनेट रिसोर्स पे जा रहे हैं? देखिए जो इस वक्त ₹4 यूनिट तो अभी इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए जो है वो हुकूमत ने की है कम, जिसका पिछले दिनों वजीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसको मजीद टैरिफ को कम किया है, चाहे वो पावर का टैरिफ हो, चाहे वो टैक्स का टैरिफ हो, या जो है वो दीगर अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इकदाम हो। अगर यहाँ पे हमें कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी, स्पेशली वो प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अगर हम कम करेंगे कॉस्ट को, तो डेफिनेटली फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो, वहां पे मुकाबलतन दूसरे मुल्कों की निस्बत सस्ती होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि हमें क्वालिटी के ऊपर भी जो है ना वो ध्यान देना, क्वालिटी पे ध्यान देगा। एक और चीज मुझे बताइए, ये ITAP का सर्वे आया, इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान, और ये FPCCI ने ये सर्वे किया है। तो इसमें परसेप्शन बताया गया है और इसमें रियलिटी बताई गई है। तो परसेप्शन में तो हम ज्यादा हैं, लोग ये कहते हैं, आप किसी से पूछें उसने तजुर्बा नहीं किया होता, वो कहता है हाँ भाई बहुत जो है ना यहाँ पर करप्शन है। लेकिन जब रियलिटी चेक मिला लोगों को, वहां सर्वे किया गया, पूछा गया, एक्चुअल एक्सपीरियंस किया गया, तो 58-60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि करप्शन कम हुई है, उनसे रिश्वत नहीं मांगी गई। फिर इसी तरह 70% लोगों ने कहा कि यहां पर नेपोटिज्म कम हो गया है। तो ये भी खुशाइन बात है।
गवर्नेंस। देखें, ये इसमें जो सबसे खुशाइंद बात जो मेनली है ना, मैं अब इसके जो फिगर्स हैं उनको तो इतना नहीं इंडोर्स कर सकता, ना इस पोजीशन में हूँ। उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी अपनाई है, किस तरीके से सर्वे किया है, जो उन्होंने सैंपल साइज लिया वो किन लोगों का लिया है। अब उन्होंने वहां पे जाके सैंपल साइज लिया होगा जिनका इन चीजों से वास्ता ही नहीं पड़ता, तो उनका एक डेफिनेटली डिफरेंट ओपिनियन होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, इस किस्म के सर्वेज होना बहुत जरूरी है। इससे वो जो आपने एक वाचडॉग की बात की उसका इम्पैक्ट आता है कि मुख्तलिफ अगर इंडिपेंडेंट इदारे इस किस्म के सर्वेज मार्केट कर रहे हो तो इससे जो मैक्रो सूरत हाल है, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सामने आने में बहरहाल मदद मिलती है। इससे जो इदारे हैं या दीगर जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो फिर अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं। वरना होता ये कि हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल कोई एक आध वाकया हो गया और उसके बाद परसेप्शन बन जाता है और पता चलता है कि जी थैंक यू जी, बहुत समझा जाता है कि शुक्रिया, बहुत अकबर साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपने तो ये एक इंडिया के साथ वॉर भी चल रही है, जो लोग इस ट्रेड में हैं पाकिस्तानी बहुत एहतियात करें, ख्याल करें। ये भी एक वॉर है, ये भी यहाँ एक जंग है और नेक टू नेक जो है मुकाबला होगा, ख्याल कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। हेडलाइंस के बाद राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये राइज एंड शाइन में अब हम जो बात करने लगे हैं, ज़ुहैब बताएं वो क्या है? मैं बताता हूँ। बिल्कुल, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है और 14 साल के वक्फे के बाद ये हो रही है। सिंध असम्बली सिंध इसको होस्ट कर रहा है। 150 मंदूबीन आ रहे हैं 117 तकरीबन मुल्कों के, और उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर्स हैं, पाकिस्तान में जितनी पार्लियामान हैं उसके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में मुकालमा होगा, बातचीत होगी, डायलॉग होगा। सार्क ममालिक जो हैं और कॉमनवेल्थ के जो ममालिक हैं उनमें म्यूचुअल जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है अब इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के दौर में। जो जमहूरियत है उसकी एक नई डेफिनेशन क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर। फिर पीस कैसे लाया जाए, पार्लियामेंट को कैसे मुतहरिक किया जाए, लोगों से कनेक्टिविटी पार्लियामेंटेरियंस की, पार्लियामेंट की, उसको कैसे रेलेवेंट बनाया जाए कि लोग उस पर ट्रस्ट करें। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की फायदा उसमें क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त के जो कनेक्ट हो रहे हैं सब, ये तो मॉडर्न दौर है, इस वक्त के तकाजों के मुताबिक क्या चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। ये जो सिस्टम है जमहूरियत का, इसको कैसे मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। जमजम ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम बताइए, एक बड़ा तारीखी लम्हा है, होस्ट कर रहे हैं हम, तकरीबन 117 ममालिक के मंदूबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या है मुझे बताइए, एजेंडे पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिस्कशन होगी, कितना फ्रूटफुल होने वाला है ये? जी बिल्कुल, देखिए ज़ुहैब और नादिया, कराची में पार्लिमानी अमूर के लिए जो है वो तकरीबन बहुत ही एक अहम ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और आज से 7 फरवरी तक जो है ये जारी रहेगी इसी तरह से। और 150 जो है वो डेलीगेशन है जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं और जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, वो इसमें जो है वो खुसूसी, चूँकि मेहमान खुसूसी जो है वो यहाँ से इनॉग्रेशन जो होगा स्पीच वो करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे स्पीकर सिंध असम्बली है, स्पीकर अवैस कादिर शाह, वो जो है वो इसके बाद स्पीच करेंगे और इसके बाद शर्जील इनाम मेमन सीनियर जो मिनिस्टर है वो भी जो है तकरीब से खिताब करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि सबसे अहम चीज़, जैसा कि आपने बताया कि इस जदीद दौर में किस तरह से जो है वो अपना पैगाम, यानी अमन का पैगाम किस तरह से लाना चाहिए, इस यूथ तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाया जाए, जिन चैलेंजेस का इस दौर में सामना है। सबसे बड़ा तो क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसमें गुफ्तगू की जाएगी और जो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से बात की जाएगी। इसके साथ ही जितना भी डेलीगेशन यहाँ पर आया है उसके लिए एक तो जो सेशन होगा सिंध असम्बली में, चूंकि आज फर्स्ट डे है तो सिंध असम्बली में सेशन रखा गया है। इसके बाद जो है वो एक निजी होटल में भी जो है इंतजामात किए गए हैं, वहाँ भी सेशन
सेशंस होंगे। इसके साथ ही कल की अगर मैं बात करूं तो कल यहाँ पर सिंध की सकाफत से हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे ताकि जितना भी डेलीगेशन यहाँ पर आया है वो यहाँ पर रोशनास हो सके, सिंध की सकाफत को करीब से देख सके कि जो सिंधी टोपी अजरक है उसकी जो तारीख है उसको समझ सके और यहाँ से जो है वो ख़रीदारी भी कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो सयाहती मकाम है उनको उस हवाले से भी उन्हें सैर व तफरी भी करवाई जाएगी। और यहाँ तक के यहाँ पर जो है अब लंच का भी एहतमाम है, डिनर भी है, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं और सिक्योरिटी की भी फुल प्रूफ जो है इंतज़ामात किए गए। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव जो है वो साइन है सिंध में अपना फेस्टिवल लग रहा है साल बाद जो है वो सिंध इसकी है ना, ये तो अपना कोई हमारा फेस्टिवल सा लग रहा है, जबरदस्त। बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। तो जमजम 14 साल से हुआ क्यों नहीं? क्योंकि इसके तो मकासद बड़े मुझे जबरदस्त लग रहे हैं, तो 14 साल से क्यों नहीं हुआ फिर? बिल्कुल, देखिए ये अब डिफरेंट ममालिक में होता आया है तो ये एक बड़े एजाज की बात है कि सिंध इस मर्तबा जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, बिल्कुल सिंध इसकी मेजबानी कर रहे हैं, जो कि बड़े ही एक एजाज की बात है। तो स्पीकर कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं अयास जो है वो जो है सबसे पहले तो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी होगी वो खिताब करेंगे। उसके बाद जो हमारे स्पीकर सिंध असम्बली हैं अवैस कादिर शाह, जो उसके बाद उनके खिताब होगा जिसमें वो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कौमी तराने से इसका आगाज़ किया जाएगा। उसके बाद कलाम पाक की तिलावत भी की जाएगी। इसके साथ फिर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन जो है वो जो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उस बारे में जो है गुफ्तगू की जाएगी। ज़हर बहस बड़े बिल्कुल ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है, बिल्कुल ज़हर बहस लाया जाएगा। डीप फेक मतलब वो जो एआईएस के आने के बाद बहुत शुक्रिया जमजम। यार चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। यू थिंक कि सिटी में थोड़ा सा कुछ ट्रैफिक के मामलात और रूट्स वगैरह वो उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे? वो जाहिर है वो जब प्रोटोकॉल लगता है तो फिर वो उस असेंबली के आसपास और रेड जोन के एरिया में सिक्योरिटी अलर्ट होगी तो वहां पर यकीनी तौर पर इंतजाम किए गए होंगे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो ये सेशंस हो रहे हैं और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है मुल्क के फ्यूचर के लिए, जमहूरियत के फ्यूचर के लिए और बहुत सी इसमें बातें डिस्कस की जाएंगी। ये हर फैसला, हर डिस्कशन अवाम को, एक एक शहरी को अफेक्ट करती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हम बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। कैंसर एक ऐसा मरज है जिसकी वजह से जाने जाती हैं और बहुत फेटल होता है ये। और डेटा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 1,90,000 से जायद कैंसर के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, जो तशवीशनाक बात है उससे आगे है वो ये है कि 70% लोगों का वक्त पर इलाज नहीं होता है। ये जो डेटा बता रहा है 70% लोग इलाज की सहूलत ही उन्हें मैसर नहीं है। डायग्नोस्टिक तो और दूर की बात है, यानी इसका मतलब इलाज नहीं है तो डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा और डिले भी बहुत, डिले भी हो रहा है। डिले जब होता है तो उसके बाद उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सिम्टम्स, कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि सिम्टम्स बड़ी लेट अपेयर होते हैं और फिर ये मैं तो बड़ा करीबी मैंने देखा है, जिस तरह फैमिली में मेरी बहन, मेरी मदर, मेरे फादर, तो कैंसर बिल्कुल ऐसे और इसी की वजह से मेरी फैमिली बहुत। और मैंने उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखी सुहेब कि टाइमिंग, बर वक्त जो है उसका डायग्नोज होना। जैसे मैं अपने फादर को देखा, जितना जबरदस्त उन्होंने मैनेज किया, इतने डिसिप्लिन के साथ, वो बड़ा जरूरी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज के दिन की मुनासबत से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये पैगामात दिए हैं और कहा है कि कैंसर अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है और इसकी रोकथाम और कंट्रोल को कौमी तरजीह देनी चाहिए। यानी कौमी सतह पर यह मसला ऐसा है कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पर रखना चाहिए कि कैंसर की तशखीस हो। हर जगह फार फ्लंग एरियाज में भी इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएं कि जहां पर डायग्नोस्टिक हो और उसके बाद फौरी तौर पर इलाज हो, ताकि फर्स्ट स्टेज में लोगों की जानें बचाई जा सके। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एमन तौहीद ने, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया डॉक्टर एमन। आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कैंसर की अवेयरनेस से मुताल्लिक। आपका डेटा, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या बताती है? कैंसर से कितने लोग जान अपनी गंवा बैठते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि इसकी वजह कॉज ऑफ डेथ कैंसर है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। पाकिस्तान में 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हर साल कैंसर के लिए डायग्नोसिस उनकी होती है, जिसमें से 50% जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं, या तो
लेट डायग्नोसिस की वजह से, या फिर उनको, और बहुत से तो ऐसे, ये तो रिकॉर्ड के नंबर है, और पाकिस्तान में तो इतने सारे लोग हैं जिनका डिटेक्ट ही नहीं होता कि कभी मौत का रीज़न क्या था। तो कैंसर की शरह कहीं ज़्यादा है, जितने नंबर्स में है उससे कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बुजुर्गों में कौन से ज़्यादा जो है प्रिवेलिंग कैंसर टाइप है? आदमियों में अगर देखा जाए, दुनिया भर में लंग कैंसर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट में होता है, और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं कि ओरल कैंसर, मुंह का, बहुत हलक का, नाक, ये जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और औरतों में वही ब्रेस्ट कैंसर है। इसके मल्टीपल रीज़न है, एनवायरमेंटल, और आदमियों में यही जो गुटखा, पान, छालिया, ये नंबर टोबैको हमारे यहाँ बहुत हाई है और अननेसेसरी, अवॉइडेबल, क्योंकि ये आदत इतनी गंदी है और इतनी कॉमन है कि और पता नहीं डरते भी नहीं लोग, और कुछ लोग हैं इलाज चल रहा है फिर भी खा रहे हैं, बिल्कुल या ठीक हो गए फिर खाना शुरू हो गए। मैं वो हैरान होती हूँ, गुटखा, पान, ऐसी ये और गंदी ये जो आदत है। पोल्यूशन है, ये कितना, इसके ये फैक्टर कितना है, कितने % इससे लोग ज्यादा मुतासर होते हैं? क्योंकि देखें ना, हमारे यहाँ तो है ही एयर पोल्यूटेड है, फिर ये स्मॉग की सूरत हाल, फिर बारिशों का ना होना, इसकी वजह से हम इनहेल कर, तो ये मुझे जरा इस बारे में बताइए। जी, जो स्किन, ये जो लंग कैंसर है, उसकी पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। फिर उसके अलावा स्किन कैंसर्स इतने ज़्यादा पाकिस्तान में, अगर आप देख लें, पोल्यूशन की वजह से भी, और रेडिएशंस की वजह से, सूरज की, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूवी लाइट ही हमने ख़त्म कर दी है, तो उसकी वजह से स्किन कैंसर्स भी बहुत प्रेवलेंट हैं। तो अगर एक कैंसर कोई नहीं है जो अगर मैं पिन पॉइंट कर सकूँ, बट फॉर श्योर ये लंग कैंसर जो है और स्किन जो है वो इसकी वजह से काफी और डॉक्टर, आप ये बताएं डॉक्टर हेमन कि कितने जो हैं फ्री हॉस्पिटल्स की सहूलत है पाकिस्तान में इस वक्त? केसेस इतने ज़्यादा हैं, नंबर इतना हाई है, तो अफोर्ड नहीं लोग कर पाते। कितने लोगों को फैसिलिटी है मुयस्सर फ्री इलाज की? देखिए जी नादिया, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, ठीक है। अगर आप शौकत खानम या इस तरह के जो कैंसर के अस्पताल मौजूद हैं, देखा जाए, अगर वो फ्री पर करवाते भी हैं, 70% 60% फ्री इलाज होता है, लेकिन फिर भी दवाएं इतनी एक्सपेंसिव हैं कि एक आम आदमी जो है, अगर उसको कैंसर का नाम भी सुनने को मिले तो वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी महंगी दवाएं हैं, इतनी महंगी रेडिएशन थेरेपी है, और कैंसर का जो प्रोसेस होता है ना, इवन डॉक्टर से मिलना और वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक कैंसर डायग्नोसिस को डील करना एक लो सोशो, ये बीमारी भी कहा जाता है कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की ही है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उसका ज़्यादा सही इलाज करा सकता है और सरवाइव कर सकता है, और जिन बेचारों के पास इतना नहीं है वो कैंसर को सरवाइव नहीं कर पाते। तो रूरल एरियाज में तो इसका मतलब है कोई फैसिलिटी है ही नहीं इसकी, और वो फिर शहरों का रुख करते हैं और ऐसी स्टेज पे आके करते हैं कि जहाँ कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो तो टेस्ट ही नहीं उनके होते, उनको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो जब इतना बड़ा नंबर है डॉक्टर साहबा, तो ये तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है कि हर जगह इलाज की सहूलत रसाई हो लोगों तक? देखिए जी, लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्री इलाज प्रोवाइड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। देयर शुड बी अ कैप कि कितनी एक डॉक्टर को फीस लगानी चाहिए इसके इलाज के ऊपर, कितनी दवाएं एक इंसान पे कर सकता है नॉर्मली, तो उस पे एक कैप होना चाहिए एक पैसों का। और इसमें स्ट्रक्चर्स, पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ हॉस्पिटल सिस्टम, क्योंकि जब तक कि गवर्नमेंट लेवल पे चेंज नहीं होगा आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक और इसमें एक खौफनाक चीज़ है डॉक्टर हेमन के, जो पीर फकीर और ये हकीम, उनके पास जब लोग चले जाते हैं इलाज के लिए कि नहीं जी इनकी तो डॉक्टर्स तो ख़राब कर देंगे, ये तो बंदा मार के बंदे को भेजेगा अस्पताल, नहीं इसके चले जाओ हकीम के पास। और हकीम के भी ऐसे ऐसे क्लेम्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो भी बहुत डैमेज करता है, उसमें वक्त ज़ाया होता है, केस ख़राब होता है। बिल्कुल, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जाने चली जाती है। जी सही बात है। और वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको मेडिकल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो वो इलाज के अलावा वो कुछ और बन जाता है। तो ट्रस्ट करें मेडिकल, जिसने प्रॉपरली स्टडी किया हुआ है, कोई प्रॉपर नर्स है, प्रॉपर डॉक्टर है, तो आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए। ठीक है, दुआएं पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि उस पर सोली यकीन करना कि यही आपको ठीक कर देगा, ये और सही कौमी है। सतह पर डॉक्टर साहब बताएं क्या हिकमत अमली बनाने की जरूरत है वॉर फुटिंग्स पे, और ये भी बताइए कि कोई वैक्सीन वगैरह या कोई मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, कुछ है प्रीएम्प्टिव? हाँ, और देखिए टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की है, तो कोई बेहतर उसका इलाज
जिसके इतने साइड इन इफेक्ट्स वर्क्स है, आई कैन नॉट पिन पॉइंट के आ गए हैं, दे आर स्टिल इन द वर्क्स, चल रही हैं चीज़ें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जो कैंसर को रोक सके। कैंसर में असल में होता क्या है कि आपकी अपनी ही बॉडी के सेल्स होते हैं जिनकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि आपके अपने सेल्स को हम कंट्रोल कर सकें, लेकिन रिसर्च जारी है, मे बी इन फ्यू इयर्स। डॉक्टर हेमन, ये इम्यूनोथेरेपी भी कुछ आई है जिसमें कीमोथेरेपी तो एक अपनी जगह, इम्यूनोथेरेपी जो मेरे फादर को भी हुई कि उनको इंजेक्शन 3-3 महीने बाद एक इंजेक्शन लगता है और बहुत माशाल्लाह उनके इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, और साइड इफेक्ट्स वैसे नहीं, बहुत बेहतर रिजल्ट हाँ, है। ये for sure इम्यूनोथेरेपी ये क्या चीज़ है? हाँ, इम्यूनोथेरेपी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जो होते हैं उससे वो ट्रीट करते हैं दवाओं की जगह, तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन अगेन इट कैन कंट्रोल इट, बट वो ख़त्म नहीं कर सकता अगर वंस यू डेवलप अ कैंसर। कोई वैक्सीन टाइप चीज़ नहीं आई है, जैसे कि आपने भी मुझसे पूछा कि कोई वैक्सीन जो कंट्रोल कर ले। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमन, आपने और कैंसर से मुताबिक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है इस तरह की। इतनी तरक्की हो गई, इतना कुछ लाखों करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं रिसर्च पे, कैंसर का इलाज नहीं बना अभी तक, कैंसर के लिए कि भी खत्म कर दें। लेकिन जो इलाज है उस तक ही लोगों की रसाई अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जानें बहुत जा रही हैं। बड़ा जो डेटा बता रहा है बड़ा तशवीशनाक है। उसमें वापस ना रिलैप्स बड़ा है कि वो भी हो जाता है, तो इसलिए आई होप कि बेहतर अब टेक्नोलॉजी तो मैं तब मान लूँ इस बीमारी का इलाज है, लेकिन इसमें जो आपकी फैमिली सपोर्ट, एहसास और ये विल जो है ना आपकी फाइट करना है, और एटलीस्ट जो आप खुद कर सकते हैं, ये जो लंग्स कैंसर है, ओरल कैंसर है, आप ये पान गुटखा और ये इस तरह की चीजें तो छोड़ सकते हैं ना खुद ही, ये तो आपके अपने हाथ में है, तो ये जरूर कीजिए। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टेंशन नहीं लेनी। तो कौन है हमारे साथ ब्रेक के बाद? अरे सादिया इमाम, बहुत आला एक्टर, क्रिटिक भी तो अब तो हैं, वो ड्रामों के इतने शौक से इतने ज़बरदस्त बात करती हैं, बड़े पैशन के साथ। लेकिन जो आज हम शो पे खास बात करेंगे इज़ अबाउट कि जी डिस्टेंट जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें हस्बैंड दूसरे मुल्क में हो, बेगम दूसरे मुल्क में हो, और बच्चों को पालना, इस डिस्टेंस के साथ क्या क्या मुश्किलात आती हैं जी, ये बात करेंगे सादिया एक ब्रेक के बाद वापस। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वाह क्या इंट्रो लिखा है जी हमारी, मैं कहती हूँ जो हमारी रिसर्च टीम है जिस तरह उन्होंने लिखा है मैं ऐसे ही पढ़ना चाहूंगी। सादिया इमाम जरा सुनिएगा कि आपका कितना प्यारा इंट्रोडक्शन लिखा गया है। आज हमारे मॉर्निंग शो की जीनत बन रही हैं वो बावकार, बासलाहियत, हर दिल अजीज अदाकारा जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज अदाकारी से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में खास मुकाम बनाया है। वाह वाह कितना, चाहे स्क्रीन पर संजीदा किरदार हो या जिंदगी के करीब तर कहानियां, उन्होंने हमेशा अपने फन से नाजरीन के दिल जीते हैं। खूबसूरती, एतमाद और फन का हसीन इम्तजाज है सादिया इमाम। शानदार करियर में कई यादगार आपको उनका चाय का कमर्शियल याद होगा, हो सकता है सादिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? चाय का एक लड़की का कमर्शियल आता है बैक इन द 90s और सब पागल हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की कौन है, कहां से है, तो पता चला पिंडी से। याद है 90s में तुमने आग लगाई अपने उस कमर्शियल से। सलाम, पंच लाइन का था पिंडी से। आप ये पिंडी गर्ल्स खूबसूरत इस वक्त लोग हैं जो एक बात कर रहा है और एक सुन रहा है। सॉरी बेटे, लेकिन दोनों ही पिंडी से। पिंडी गर्ल्स दोनों पिंडी से, लेकिन बात कराची में हो रही है। ये कितनी अच्छी बात है, कराची इतना अकोमोडेटिव है कि कोई कहीं से भी हो कराची में आके बस जाता। बस ये पिंडी गर्ल्स को ना शौक था इस काम का। कहती हूँ कि जब आप कराची वो वाहिद शहर है, चाहे आप लाहौर से हो, पेशावर से हो, पिंडी से हो, कहीं से भी हो, आपके अंदर टैलेंट है, कराची आपको वो ग्राउंड जरूर देता है कि आप आए और अपने टैलेंट का भरपूर तरीके से आजमाएं। यही तो खासा है सिंध की धरती का, अकोमोडेटिव धरती है, सूफिया की धरती। और आप तो जुड़ी हुई भी है उन नामों से, तो आपको ज्यादा पता है कि सूफिया की धरती है, फिर पंजतन पाक का नाम लेने वालों की धरती है। अक्सर की बात है, जहाँ कलंदर बादशाह हो, घाटी की सरजमीन हो, वहाँ तो वैसे ही दिल भी बड़े होते, दस्तरखान भी बड़े होते हैं, तो यकीनन ये वो जगह है। और हम बड़े खुश नसीब हैं आज इस जगह से जुड़ेंगे। दुनिया में कहीं भी समंदर जो है वो ठाटे मारता घरों में घुस जाता है, हमें सुकून होता है कि गाजी बैठा है ना, समझ नहीं आता ऊपर। क्या बात है। अच्छा सादू, ये बताएं कि आजकल ड्रामा पे रिव्यू भी हो रहे हैं, लेकिन एवरीबडी मिसेस यू इन एक्टिंग, क्योंकि एक टाइम बड़ा एक रियल टाइम था जिसमें सादिया के ड्रामे बड़े सुपरहिट होने, कैरेक्टर्स वो आज भी याद हैं। तो ड्रामा के रिव्यूज तो आप कर रहे हो, लेकिन खुद एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे?
मैं ये कई दफा बता चुकी नादो और फैमिली लाइफ, तो मुझे पता ही है कि बिकॉज मैं यहाँ एज सिंगल मदर अपने आप को हैंडल कर रही होती हूँ। मीरा अकेली है, उसके ना दादा दादी है ना नाना नानी है, हस्बैंड मेरे जर्मनी में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी मैं 11 साल की, अब वो 11 साल की, इससे पहले एक किरण वो और छोटी थी, तो मैं उसको छोड़ के नौकरों के उस पर मैं निकलूं, और सिर्फ महज इसलिए कि मुझे अपनी एक्टिंग का जो वो है वो पूरा करना है, जो मेरी तड़प पूरा करना है। मुझे लगा कि मैंने 24-25 साल इतना काम कर लिया था कि अब मुझे अपनी फैमिली को और अपनी बेटी के लिए ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मुझे उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी को पूरा करना है। बिल्कुल। और वो जिम्मेदारी सादिया, लेकिन साथ में उसको अकेले निभाना, हस्बैंड जर्मनी में, वो भी एक चैलेंज है। उसके भी हमने कहा था स्पेशल बात करेंगे। बहुत सारी खवातीन के साथ ही होता है कि बस एक है मसला कि जी हस्बैंड दूर काम कर रहे हैं, वो मजबूरी है, और उनका दूसरे मुल्क में रहना। अच्छा, उसमें एक सीन तो ये होता है कि जी आपका पेपर वर्क का मसला है कि मियाँ बुला नहीं सकते आपको, दूसरा ये कि वो बुलाना नहीं चाहते, या तीसरा ये कि बेगम जाना नहीं चाहती। तो तुम्हारा केस क्या है? नहीं, मेरा केस ये वाला है, तीसरा। 3 ऑप्शंस दिए हैं, तीन ऑप्शन में से तीसरा वाला मिलता से करीब है, क्योंकि मुझे वहाँ का वेदर सूट नहीं करता। आई डोंट लाइक, मुझे ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, किसी भी लेवल पे मुझे जो है चीज जो है वो नहीं सूट करता, तो वहाँ बहुत डिप्रेशन हो जाता है मुझे। खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन आपको जर्मनी की खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं की। देखिए जी, खूबसूरती कोई भी चीज ना, आपको मैं अगर 365 दिन, आपके चैनल का नाम है, सिर्फ बिरयानी खिलाती रहूं सुबह शाम रात, एक वक्त आएगा उल्टी करेंगे, आप कहेंगे बस बहुत होगी भाई, मेरी ख्वाहिश भी भर गई, मेरा पेट भी भर गया। तो बिल्कुल ये वही वाली बात है कि ग्रीनरी जितनी भी खूबसूरत, हेल्थ के लिए अच्छी है, आबो हवा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उस आबो हवा को, उस खूबसूरती को अपनों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी फैमिली नहीं है, आप उनको मिस करते हैं, आप लोग नहीं, आप उनको मिस करते हैं, बेशक आप हस्बैंड वाइफ बच्चा सब वहाँ मौजूद है, इन दी एंड आपको एक फैमिली चाहिए थी जिससे आप बात करें, और रिश्ते समझाने के लिए मैं बताती हूँ कि जी जहाँ सिंगल चाइल्ड होता है ना, उसको आप कैसे समझाएंगे कि बेटा फुप्पी कौन है, चाचा कौन है, खाला कौन है। इन रिश्तों की अहमियत बड़ी जरूरी है। हम जिस मुल्क में वहाँ रह रहे हैं, जर्मनी हो, अमेरिका, या दुनिया में आप कहीं भी, वहाँ रिश्ते नहीं होते, वहाँ सिर्फ ताल्लुक होते हैं, और ये लोग हम रिश्तों में बनते हैं, और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को वो रिश्ते पता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फादर को भी मिस करती होंगी, और मियाँ कितना मिस करते होंगे तुम्हें वहाँ सादिया? उनके लिए भी तो मुश्किल होगा कि भाई शादी की तो बेगम साथ हो, बच्ची साथ हो, लेकिन बड़ा दिल है अदनान भाई का जो समझते हैं इस बात को और मिस करते होंगे। जैसे भी नादिया तुमने मुझे 3 ऑप्शन दिए ना, कि कोई बुलाना नहीं चाहता, कोई बुला नहीं पा रहा, और कोई जा नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र, यहाँ तीनों, जो अदनान के लिए मैं 3 ऑप्शन दूं कि कोई आ नहीं पा रहा, कोई वसाइल ऐसे नहीं, तो हमारे यहाँ ऐसा लगता नहीं है। भी अदनान मेरा ख्याल है 15 दिन पहले हैं, और अब अगले महीने फिर आ रहे हैं। बस ऑप्शन डी पे क्लिक कर दें फिर आप। डी जो दिया, तो हमारे इतना फ्रीक्वेंट आना जाना होता है कि अब वो फील नहीं होता कि अदनान हमसे दूर है। हाँ, शुरू के 1.5-2 साल जब मेरा घर बना तब अदनान का आना जाना, लेकिन अब माशाल्लाह से वहाँ दूसरे महीने के हमें ये कहना पड़ता है कि अब बस कर दे बाबा जान, आप जाइए, हमारा मी टाइम शुरू हो रहा है। तो सारी जर्मनी में कोई जॉब वगैरह नहीं आपने की, या सोचा कभी, या फिर रेडियो ही कर लेते हैं? तो नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत अच्छा काम एक वक्त के साथ किया है, और उसकी इज्जत, उसका म्यार अब तक कायम है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इधर उधर हाथ मारूं और अपने आप को पहचानवाऊं लोगों को। आज भी आप अगर मुझसे बात करें तो सादिया इमाम को जानते हुए ही बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छी चीज है कि लोग वो उस चीजों को भूले नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने म्यार को कहीं भी गिरा के फिर उसको उठाए। क्या बात है। नहीं, और मैं तो कहती हूँ लोग जाके बाहर सेटल हो रहे होते हैं, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो आई लव पाकिस्तान है, जो मुझे लगता है यहाँ जो हमारे अयाशियाँ हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है, जो प्यार है, प्रोटोकॉल है कि बिल भी जमा हो गया है, बैंक में गए तो फौरन आए, मैडम आएंगे काम करते, वहाँ नहीं है। 20s अर्ली 30 में चले जाओ, उसके बाद बड़ा मुश्किल है, उसके बाद कहीं हम नहीं रह सकते, बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सादिया, ये बताओ, थोड़े से ड्रामों की भी बात करते हैं कि कौन सा भाई ये ड्रामे जो है तुम्हें आजकल किसने दुख दिया, किसने डिसअपॉइंट किया, और कौन से ड्रामे जबरदस्त में लगे हैं? तुम्हारे प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर, वैसे तो हम सब कहते हैं कि ड्रामा हकीकत के करीब होना चाहिए और ड्रामे की स्टोरीज बनती भी हकीकत के करीब है,
लेकिन कुछ ड्रामे हमें बड़ी तकलीफ दे जाते हैं। जैसे ड्रामा बहुत अच्छा बना काशिफ निसार साहब का पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चुपती हुई हकीकत है जिन 2 बच्चों पे गुजरी, उनकी फैमिली से गुजरी। आपने ड्रामा बना के उस हकीकत को दोबारा सबके जहनों में याद ताज़ा कर दी। आज वही इंसान जेल के पीछे सजा काट रहा है उसको, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे, आप इसी ड्रामे में यही स्ट्रगल बता रहे हैं ना कि लोग किसी तरह भूल जाए इस वाक्य को कि कुछ हुआ ही नहीं और उनकी जिंदगी नॉर्मलाइज हो जाए। आज वो दोनों बच्चे मुझसे बाहर, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपना ड्रामा बेचने की खातिर इस टॉपिक को उठाया। तो सादिया लगता है कि एक और पाकीज़ा नहीं बनना चाहिए था, ड्रामा इस थीम पे नहीं बनना चाहिए था। मैं ये कहती हूँ कि जैसे केस नंबर 9 शुरू किया था ना, अगर आप देखें तो नूर मुकद्दम वाला, अगर आपको केस याद हो, जिस तरह वो घर से भागी थी, गार्ड ने रोका था, आपको याद है ये सारा केस, ठीक है, वो सारा उसने पिक्चराइज किया शाजिद खानजादा ने, एग्जैक्ट, लेकिन उसने नूर मुकद्दम वाला केस नहीं उठाया, जहां उसने ये बात बता दी कि सिर्फ एक इंसान मुजरिम नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए वो तमाम किरदार, यानी कि उसका गार्ड भी मुजरिम, उसके नौकर भी मुजरिम है, शाह से बड़ा शाह के वो हो जाते हैं ना, तो उससे बड़ी सफाई। लेकिन सादिया, आप मुझे क्रिटिक करती हैं आप ड्रामों पे, आप केस नंबर 9 की आपने बात करी दी है, तो उस पर ये बात हो रही है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सारा मामला एक मीडिया हाउस के ऊपर मैंने तो बेटा ये बात ही नहीं की। आपको जो मैं बात कर रही हूँ पहले वो तो समझ ले, कुछ चीजों का, हाँ, आप जो है वो हिंट दे के चले जाते हैं, ठीक है। पाकीज़ा के साथ क्या हुआ कि आपने टोटल उसी स्टोरी के ऊपर काम कर दिया, तो जिन लोगों ने या उनकी फैमिलीज भूलना भी चाह रहे होंगे वो फिर चीजें रिवाइज हो गई। तो मैं ये सोच रही थी कल परसों बैठी हुई कि फिर उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, फिर लोगों के वही सवाल होंगे, आया लोगों को समझ आ रहा वो क्लिप्स दोबारा आ गई सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल लोग भुला चुके थे। बात ये सही है कि वो दोबारा से फिर शख्स दोबारा से वो तस्वीरें मैंने देखी और फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाएंगी, फिर चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। इस ड्रामे क्या हुआ की वजह से वायरल होंगी, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमारी कौम ना बड़ी ही वो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी रखती है। देखें, जब ये हुआ था केस तो उसके फौरन बाद नूर मुकद्दम वाला केस आया, नूर मुकद्दम वाला केस खत्म हो गया, उसके फौरन बाद साजिद हसन के बेटे वाला केस आया मंशियात का, अगर आपको याद हो, फिर नूर मुकद्दम का केस खत्म हो गया। उसके बाद उस बच्चे ने जिसने मार डाला अपने दोस्त को, अगर आपको याद हो, गाड़ी में ले जाके, उसका नाम मैं इस वक्त भूल रही हूँ, उसका हाइप इतनी क्रिएट हुई, वो केस दब गया साजिद भाई के बेटे के पीछे साहिर के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन केसेस का फैसला कहाँ चला गया, केसेस दबते चले गए, हमारी मेमोरी खत्म होती चली गई। ये केसेस कहीं ना कहीं सियासत की नजर, कहीं ना कहीं लोगों की नजर होते चले गए। तो उन केसेस को तो हम कहीं नहीं देते, लेकिन जो बेचारे मजबूर होते हैं आप उनके ऊपर ड्रामा बना के उनको ठीक कर देते। केस ओपन ही रहता है, क्लोज नहीं होता कभी, केस तो ओपन हो जाते हैं, क्लोज नहीं होते, समझ नहीं आता कि इसका एंड क्या हुआ। बात आपकी सही है, केस ओपन रहता है। मैं ये कह रहा था कि आप क्रिटिक करती हैं, तनकीद ज़ाहिर है एक आपका एक क्रिटिकल व्यू होता है ड्रामों को लेकर। तो केस नंबर 9 की मैं बात कर रहा था कि उसमें ये हुआ कि एक मीडिया हाउस पर एक शो में सारे एविडेंस आ गए, वहाँ से अरेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो कोर्ट में मामला चल रहा था वो समझ नहीं और सब्जेक्ट्स भी तो होता है ना, केस चलते हुए केस पे कैसे बात कर सकते हैं। बहुत खूबसूरती से सडनली दिखाई, ठीक है, ये नहीं था कि प्री प्लान्ड हो। उसमें उन्होंने उस जो मुजरिम था कामरान, उसको भी इनवाइट किया, वो नहीं आया पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने। फिर उसकी जिंदगी में एक हमेशा से जल्दबाजी दिखाई गई है कामरान की, उसी जल्दबाजी में उसने वो हरकत करी, बीवी के साथ जिस तरह बदतमीजी करना। देखिए, ये बुनत होती किसी भी एक राइटर की खूबसूरती, उसने बहुत खूबसूरती से इसको बुना था, और वो चीजें प्लान करना कि आपके ही शो में खुले, वो खुल गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन चीजों को उसने संभाला और वॉइस ओवर के थ्रू वो सारी चीजें आपको लेके गई, तो वो मुझे बड़ा हजम हुआ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, हमारे साथ मरीना जी थी, उनको फील हुआ कि नहीं ये चीजें वहां होनी चाहिए। तो देखें, यही इस शो का या किसी भी, जैसे आपकी राय अलग होगी, नादो की अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो यहाँ पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग राय है ना। हाँ, तो नहीं, लेकिन और उसके ऊपर राय के ऊपर ऐसा क्रिटिसिज्म आना लोगों का कभी कभी के समझ नहीं आता। आप भी कोई बात, आप अपने भी यूट्यूब चैनल पे भी ये कुछ रिव्यूज देती हैं, उसके ऊपर भी कभी अटैक हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि याद रखें कि कहा सिर्फ उसके बारे में जाता है जिसकी बात को लोग अहमियत देते हैं, ठीक है।
हर एक की बात पे कोई वो नहीं रिएक्ट करता। लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए या अपनी राय देने से पहले पता होना चाहिए कि मेरी राय बहुत काबिल एहतराम है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद दुनिया ने उसके लिए बोलना है। दुनिया कब खामोश रही है? जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी बोलती थी, अब सोशल मीडिया है तो हर एक फारिग बंदा जो है उसको वो बात समझ आए या ना आए, वो उसके मेयार की हो या ना हो, वो उसकी डेप्थ में भी नहीं जाएगा, लेकिन वो फर्ज समझता, वाजिब समझता अपने ऊपर कि मुझे तो कोई राय देनी है। अब उसका आपके साथ पर्सनल ग्रज हो ना हो, वो आपको पसंद नहीं करता ना करता, उसने बोलना है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए ये करती हूँ, मैं तो नीचे के मैसेजेस देखती ही नहीं हूँ। मैंने अपनी राय दी, वो मेरे लिए काबिल एहतराम थी। अब उसके बाद दुनिया ने जो बोलना है बोलता रहे, दैट्स इट। उसका काम है बोलना। अब हम गली में निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो भौंक रही होती हैं, चल रही होती हैं, वो होती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पलट के हर एक को पत्थर मारने बैठ जाएंगे। और जब आप क्रिटिक कर रही होती हैं, अपना रास्ता ठीक करके चलो। जब आप क्रिटिक तो कभी ऐसा होता है पर्सनल लाइकिंग भी होती है ना, तो किसी एक्टर की बात जिसको आप वैसे ही पसंद करती हैं तो करते हुए जरा कि यार चले ठीक है थोड़ा हल्की परफॉर्मेंस हो गई। पर्सनल लाइकिंग में ज्यादा दुख होता है जब वो कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है वो काम गलत कर रहा हो या वो अपने काम के साथ ऑनेस्ट ना हो। पर्सनल लाइकिंग में मैं आयजा खान को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन जब जब उसका बुरा ड्रामा आया मैंने सबसे ज्यादा तनकीद की, क्योंकि एक बड़ा आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो अपने स्क्रिप्ट को अच्छी तरह पढ़े, अपने स्क्रिप्ट के मेयार को देखे और वो ये देखे क्या मैं इसके हकदार हूँ भी नहीं, या एक स्क्रिप्ट इस काबिल है कि मैं इसको मुझे करना चाहिए नहीं। तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है उस वक्त उसको बुरा कहते हैं। सही बात है, आसान नहीं, लेकिन वही बात है कि अगर आप सच नहीं कहेंगे जो आप फील करते हैं, जो लोगों को लग रहा है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी तो अपनी जॉब से जाहिर है ये। हाँ, ये ऐसा कि जैसे नहीं होगा। मतलब बहुत शुक्रिया सादिया, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। करते हैं कि आप सच बोलें, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है, ईमान से बहुत मुश्किल काम है। उनके बारे में बात करना जिनको तो हमारा उनसे पाला पड़ता है, जिनका इतनी रिस्पेक्ट है, प्यार है दिल में, बहुत मुश्किल काम है, अपनों के लिए बात करना आसान नहीं, लेकिन ये काम है ही, मांगता भी तो सच्चाई। यहाँ पर हमने क्लोजिंग करनी है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहेगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।